तो हेलो बच्चों, आपका स्टडी बहुत अच्छी तरह शुरू होगा। स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा मत समझो कि एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी इसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो देने के हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए हमें जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो समझ में आने चाहिए, तभी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो इजी लगेगा। तो वन बाय वन अभी ये जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है ये चैप्टर हम समझने की कोशिश करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। और वो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझ में आता है तो सब्जेक्ट जो है आपको इजी लगने लगेगा। फिजिक्स का जो डर है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है वो आपको नहीं लगेगा। अगर आप केयरफुली सब वीडियो देखते हैं, उसमें से जो पॉइंट्स है वो निकालते हैं, तो आपको बहुत सारा जो बेसिक थ्योरी है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो चलो आज तीसरे लेक्चर में हम सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये लैप्लास नाम के साइंटिस्ट ने दी है। तो ये मॉलिक्यूलर थ्योरी का यूज करके सरफेस टेंशन हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सरफेस टेंशन फिनोमेनन क्या होता है, ये हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए हमने एक कंटेनर लिया है। ये कंटेनर में हमने एक लिक्विड लिया है। ये लिक्विड है रेस्ट पोजीशन को मैंने आपको इसके पहले भी बताया है। हर एक चीज़ के पीछे एक पर्टिकुलर मीनिंग है, वो मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। ये फ्लूइड रेस्ट पोजीशन को है। फ्लूइड जब रेस्ट पोजीशन को रहता है तो उसका जो स्टडी है वो फ्लूइड स्टैटिक्स में करते हैं, हम हाइड्रोस्टैटिक्स में करते हैं, और हाइड्रोस्टैटिक में आता है सरफेस टेंशन। तो ये जो हमारा सरफेस टेंशन है ये हाइड्रोस्टैटिक्स में या फ्लूइड स्टैटिक्स में आता है, इसलिए हमें ये जो लिक्विड है वो रेस्ट पोजीशन को लेना पड़ेगा। तो ये कंटेनर में हमारा ये जो लिक्विड है ये सपोज वाटर है, ऐसा हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं। तो ये जो वाटर है इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। इसमें मैंने ये मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल और सी मॉलिक्यूल, ये तीन मॉलिक्यूल दिखाए हैं, और उनके जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो हमने निकाले हैं। ये तीनों मॉलिक्यूल के सिर्फ हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दिखाए हैं, लेकिन अदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमने दिखाए नहीं है। इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि ये मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल और सी मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। ये मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल है। जस्ट लाइक दिस मॉलिक्यूल इज ए, दिस मॉलिक्यूल इज बी, दिस मॉलिक्यूल इज सी। तो मॉलिक्यूल एज ए सेंटर और मॉलिक्यूलर रेंज, इतनी रेडियस लेके जो स्फीयर हम ड्रॉ करते हैं अराउंड दैट मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये हो गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ये हो गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी। ये मॉलिक्यूल बी यहाँ पे है। ये मॉलिक्यूल सी जो है वो सरफेस पे है, उसके अराउंड भी हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया है। तो वन बाय वन मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं। यहाँ पे पहला जो मॉलिक्यूल है, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल ये है। मॉलिक्यूल ये जो है वो अच्छी तरह से अंदर के बाजू में है। ये हमारा प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस से बहुत नीचे अंदर की साइड में, डीप साइड में हमारा मॉलिक्यूल ये है। ये जो मॉलिक्यूल ये है इसके बाजू में सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल ये, इनमें होगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल ये के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल, इनमें जो कोहेजिव फोर्स है, हमें मालूम है सिमिलर टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ही मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो फोर्स रहता है उसको कोहेजिव फोर्स नाम दिया है। सपोज ये मॉलिक्यूल है और ये दूसरा ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों में जो फोर्स रहेगा उसको बोलते हैं हम कोहेजिव फोर्स। तो ये जो मॉलिक्यूल ये के ऊपर ऑल डायरेक्शंस में कोहेजिव फोर्स एक्ट हो रहा है वो इक्वल और अपोजिट है, क्योंकि मॉलिक्यूल ये को ये साइड का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इसको इस साइड में खींच रहे हैं। उसी तरह ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ये इसको ये तरफ में खींच रही है।
तो मॉलिक्यूल ए के ऊपर जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा, सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे हम, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये साइड में जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के यूज़ करके, तो मॉलिक्यूल ए पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा उसकी वैल्यू होगी 0। तो मॉलिक्यूल ए के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है हमारा 0। सो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0। दैट मीन्स मॉलिक्यूल ए जो है इसके ऊपर अब थर्मल एजिटेशन की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा उतना ही वो इधर उधर जाने वाला है, बाकी उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। चलो अभी देखते हैं मॉलिक्यूल बी की तरफ। मॉलिक्यूल बी जो है इसका थोड़ा सा जो पार्ट है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, ये सरफेस के ऊपर दिख रहा है हमें, वो एयर में है। तो मॉलिक्यूल बी जो है इसका पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दैट विल बी इन द एयर, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वो है इनसाइड द लिक्विड। तो ये जो है मॉलिक्यूल बी, इसके ऊपर अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के और मॉलिक्यूल बी, इनमें होगा कोहेजिव फोर्स, और मॉलिक्यूल बी और यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है जिसकी टोटल नंबर जो है वो बहुत कम रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है एयर के मॉलिक्यूल या गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, इसलिए इतने पार्ट में बहुत कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है, जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वो एज कंपेयर टू द गैसेस नज़दीक रहते हैं, इसलिए इतने पार्ट में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसके कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल बी और ये इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है इनमें होगा कोहेजिव फोर्स, और मॉलिक्यूल बी और ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है, वो एयर के मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल इनमें होगा एडहेसिव फोर्स। तो दो प्रकार के फोर्स हो गए मॉलिक्यूल के बी के ऊपर। पहला है कोहेजिव फोर्स जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड मॉलिक्यूल बी। मॉलिक्यूल बी और इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो एयर मॉलिक्यूल्स है इसके दरमियान जो एडहेसिव फोर्स है इसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी। किसके कंपैरिजन में? जो मॉलिक्यूल बी है इसके बाजू में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो उनमें होगा तुम्हारा कोहेजिव फोर्स। तो वो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। बी के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है कोहेजिव फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो मॉलिक्यूल बी के ऊपर नेट अनबैलेंस डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा, वो कोहेजिव फोर्स रहेगा। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, नेट अनबैलेंस डाउनवर्ड कोहेजिव फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं हम? अनबैलेंस फोर्स उसी को बोलते हैं अगर एक बॉडी के ऊपर, सपोज ये बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर अपने इस साइड को 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और ये साइड को 9 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो अनबैलेंस फोर्स है। लेकिन अगर आपने ये साइड में 5 न्यूटन और ये साइड में भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो उसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड फोर्स। जब अनबैलेंस फोर्स रहता है तभी बॉडी का मोशन हो सकता है। हमें एग्जाम्पल लेते आएगा इसका, ऐसा बोल सकते हैं, सपोज आपने ऑटो रिक्शा को कुछ फोर्स लगाया, तो आपने जो फोर्स लगाया होगा वो उसके वेट के हिसाब से ज़्यादा अगर रहता है तो आप वो जो ऑटो रिक्शा है उसको आप मोशन में ला सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे बाजू में सपोज एक ट्रक खड़ा है, वो ट्रक को आपने फोर्स लगाया तो आपके पास इतना फोर्स नहीं है अप्लाई करने के लिए। सपोज एक ही आदमी है तो वो एक आदमी ट्रक ने जितना वेट
उसके पास है उससे ज़्यादा फोर्स एक आदमी नहीं लगा सकता है, इसलिए वो जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स हो गया। इसलिए आपकी जो ट्रक है वो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाली नहीं है, तो वो रहता है बैलेंस फोर्स। क्योंकि आप जितना फोर्स लगाया आपने उतना अपोजिट डायरेक्शन में या उससे ज़्यादा वो जो ट्रक है या आपने जितना फोर्स लगाया उतना अपोजिट फोर्स वहाँ पे आएगा, इसलिए वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा, इसलिए ट्रक जगह से हिलने वाली नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स लगाने के बाद बॉडी का मोशन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे बी जो मॉलिक्यूल्स है, जो बी मॉलिक्यूल है इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसलिए अपना जो बी मॉलिक्यूल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स है, इसलिए मॉलिक्यूल बी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में या लिक्विड के साइड में मूव हो सकता है। उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल सी। ये हमारा मॉलिक्यूल सी है जिसका हाफ पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड द लिक्विड और हाफ पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज आउटसाइड द लिक्विड या लिक्विड सरफेस के ऊपर या एयर में है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है उसका ये एयर में है। ये सब मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो बहुत ज़्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू द एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर विच विल बी इनसाइड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो सी मॉलिक्यूल के यहाँ पे भी दो प्रकार के फोर्स है, एक कोहेसिव फोर्स रहेगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल सी में, और दूसरा फोर्स रहेगा मॉलिक्यूल सी और एयर के मॉलिक्यूल्स जो उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के इनसाइड है। बाहर के बाजू में जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनका और सी का दरम्यान कोई भी फोर्स नहीं एक्ट होगा, ये हमने इसके पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे भी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला अनबैलेंस्ड नेट अनबैलेंस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स है वो भी सी मॉलिक्यूल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, इसलिए मॉलिक्यूल सी का भी मोशन इन दिस साइड दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द लिक्विड है इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, उसका जो नेट या रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वैल्यू 0 है। लेकिन हमने जो मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस में लिए हैं, लिक्विड के फ्री सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है इसमें एक बी मॉलिक्यूल हमने लिया था, एक सी मॉलिक्यूल लिया था, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो सरफेस फिल्म है, सरफेस फिल्म दैट मीन्स रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इतनी थिकनेस वाली फिल्म, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे इनके ऊपर रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला ये फोर्स है जिसको हमने नाम दिया है नेट अनबैलेंस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। तो क्या होगा कि जो सरफेस फिल्म है इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स रहता है। अब इसके आगे का जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अच्छी तरह से आपको समझना है क्योंकि बहुत सारे बुक्स में वो ऐसा दिया रहता है कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इजी लैंग्वेज में आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो आप अच्छी तरह से हर एक सेंटेंस के ऊपर बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान देना होगा, तभी आपको ये सेकंड पार्ट जो है वो ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि ये जो पहला पार्ट है दैट इज़ वेरी सिंपल, हर एक स्टूडेंट इसको लिख सकता है, लेकिन अब जो पार्ट आएगा हमारा जिसमें हमें सरफेस टेंशन का कंसेप्ट बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर थ्योरी यहाँ पे समझना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो मैं अभी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। पहली एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर नेट रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड डाउनवर्ड फोर्स कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड के साइड में दैट मीन्स डाउनवर्ड साइड में जाने की कोशिश कर सकते हैं, पहली बात। अब क्या होगा कि अंदर के साइड में जो मॉलिक्यूल है इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ये सरफेस फिल्म में जाने वाले हैं। वो क्यों जाने वाले हैं, ये इसके लिए रीजन ऐसा है क्योंकि हमारा ये जो सरफेस है लिक्विड सरफेस जो है वो फॉर्म होने के लिए
इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो आनी चाहिए, क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आती तब तक ये स्टेबल पोजीशन में आ नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस में जा सकते हैं, सरफेस में जाएंगे। जब ये सरफेस की तरफ मूव होगे, सपोज ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिया यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल जब सरफेस की तरफ जाएगा तब उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक कोएजिव प्रेशर नाम का प्रेशर एक्ट होगा। ये कोएजिव प्रेशर क्या रहता है वो आपको समझाता हूं। यहां पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है, यहां पे जितने मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। वो जो मैक्सिमम फोर्स रहता है, रिजल्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला जो मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स रहता है पर यूनिट एरिया अगर मैंने कर दिया तो उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक प्रेशर या कोएजिव प्रेशर, या उसका नाम है इंटरनल प्रेशर। तो मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स which are in the surface film per unit area is nothing but internal pressure, या उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रेशर, या उसको बोलते हैं हम कोएजिव प्रेशर। ये प्रेशर उसको अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? जो मॉलिक्यूल अंदर की साइड से सरफेस में जाने वाला है, जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो मॉलिक्यूल अंदर की साइड से सरफेस में जाने की कोशिश कर रहा है, ये जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर या इंट्रिंसिक प्रेशर या कोएजिव प्रेशर, ये इंट्रिंसिक प्रेशर उसको अपोज करेगा। वो अपोज करेगा, इसकी वजह से यहां पे होगा वर्क डन। तो ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन, ये जो हमारी सरफेस फिल्म है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होने लगेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, जो इनर साइड के मॉलिक्यूल्स है, जब वो सरफेस में जाने की कोशिश करते हैं, तब ये जो अपना इंट्रिंसिक प्रेशर है, ये इंट्रिंसिक प्रेशर वो मॉलिक्यूल को अपोज करते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रेशर अपोज करने की वजह से ये मॉलिक्यूल तो वहाँ पे जाने वाला है ही और ट्राई करता है। इसकी वजह से यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जब वो इंट्रिंसिक प्रेशर को अपोज करते करते यहाँ पे आ जाएगा, उस टाइम वहाँ पे होगा वर्क डन, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सरफेस फिल्म। तो ऐसा होता रहेगा। जो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे उनके पास अब पोटेंशियल एनर्जी है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि वो जब यहाँ पे आएंगे तब वहाँ पे वर्क डन होने वाला है। वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर्ड होने वाले हैं। इसलिए सरफेस में जितने मॉलिक्यूल्स है, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सरफेस में जितने मॉलिक्यूल्स है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू द इनर साइड में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है इनसे बहुत ज़्यादा होगी। सपोज ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स है, तो ये बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड दैट मीन्स ईयर। दो पार्ट हमने यहाँ पे लिए हैं। एक है सरफेस फिल्म जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल से बनी है, वो जो सरफेस फिल्म है उसकी जो थिकनेस है वो भी हमें मालूम है। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में ये सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अब यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स है इनकी अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो वो सरफेस जो है वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा मालूम है कि कौन सी भी मटेरियल बॉडी जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रखने की कोशिश करता है। तो अगर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है इनके पास अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो
सरफेस एरिया भी ज़्यादा रहेगा। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो टोटल नंबर है वो भी ज़्यादा रहेंगे। तो क्या होगा, अब आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम क्या ट्राई करती है, वो हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखने की कोशिश करती है। अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए ऐसा आपको लगता है तो वहाँ पे सरफेस एरिया कम होना चाहिए। सरफेस एरिया कब कम होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो टोटल नंबर है वो कम होनी चाहिए। तो ये जो लिक्विड सरफेस है ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए कुछ जो मॉलिक्यूल्स है जिनके ऊपर हमारा कोएजिव फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो बाकी के मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स नीचे जाने के वजह से वहाँ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो टोटल नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होए तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया अगर कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी और अपना जो लिक्विड सरफेस है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो कोई भी सरफेस जो है लिक्विड का, इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो उसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम रखता है, मिनिमम करने की कोशिश करता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना, इसका मीनिंग दूसरा। अभी ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ऐसा नहीं बोलना है हमें, अब बोलना है हमें कि सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश करता है हमारा जो लिक्विड सरफेस है वो। तो अगर उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, मिनिमम हो गया, तो उसकी वजह से हमारा जो लिक्विड सरफेस है ये स्ट्रेच हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। स्ट्रेच होना या श्रिंक होना इसका मीनिंग आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड सरफेस है ये वो स्ट्रेच्ड होने की वजह से उसका बिहेवियर जो है वो जस्ट लाइक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह रहेगा। मैंने आपको ऐसा बताया, देखो कि कोई भी लिक्विड सरफेस जो है वो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को आपको लाना है या आना है, वो नेचुरल थिंग है। वो नेचुरल थिंग होने के लिए, हैपन होने के लिए सरफेस एरिया कम होना चाहिए, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। तो हमारा जो लिक्विड सरफेस है इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा क्योंकि वो ऐसा ट्राई करता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहने के लिए ऑब्वियसली हम ऐसा बोल सकते हैं अभी कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा लिक्विड सरफेस का। लिक्विड सरफेस का अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तब हमारा जो लिक्विड सरफेस है वो स्ट्रेच हो जाएगा। वो स्ट्रेच होने की वजह से उसका जो बिहेवियर है वो जस्ट लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की जैसे होगा। अब स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन कैसा रहता है? तो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन का मीनिंग ऐसा रहता है कि सपोज एक आपने रबर का शीट लिया, थीन है वो, अगर आपने उसको चारों तरफ से खींच लिया तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेच्ड रबर। तो उसी तरह से स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन रहेगा। अगर वो स्ट्रेच किया, अगर स्ट्रेच हो गया तो हमारा जो लिक्विड सरफेस है ये अंडर टेंशन आ जाता है। सम टेंशन इज एक्टिंग इन द लिक्विड सरफेस, क्योंकि वो अगर स्ट्रेच सिचुएशन में है, सपोज हमने ऐसा देखा है कि सपोज ये पुली है, ये पुली को इधर से हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, इसका कुछ mg वेट रहेगा, तो अगर आपने इस साइड में इसको खींच लिया तो यहाँ पे टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, ये हमें मालूम है। अगर हमारा लिक्विड सरफेस ऐसा स्ट्रेच हो गया तो वहाँ पे टेंशन एक्ट होने लगेगा। लिक्विड सरफेस में डिफरेंट डायरेक्शन में टेंशन एक्ट होने लगेगा और ये जो टेंशन रहता है डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट होने वाला लिक्विड सरफेस में, इसको ही बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो ये सिर्फ रहेगा लिक्विड के सरफेस में, क्योंकि लिक्विड सरफेस में ही ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहां पे सरफेस एरिया कम रहेगा। सरफेस एरिया कम रहेगा दैट मीन्स
अपना जो सरफेस है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो गया, तो वो जो अपना लिक्विड सरफेस है वो स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेवियर करेगा और उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेच्ड फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो अंडर सर्टन टेंशन रहता है, और वो जब अंडर सर्टन टेंशन रहता है तब उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। और एक बात इसमें ऐसी रहती है, सपोज ये जो लिक्विड का सरफेस है इसके ऊपर हमने एक स्मॉल नीडल रखी, ग्रीज्ड नीडल जिसको बोलते हैं। एक नीडल अगर हमने यहाँ पे रख दी तो सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी वो। लेकिन अगर उसको हमने ग्रीज लगाया, जो हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, व्हील्स में यूज करते हैं, वो ग्रीज्ड नीडल अगर हमने यहाँ ये सरफेस के ऊपर रख दी तो क्या होगा वो आपको समझाता हूँ। तो फिर आपको ये जो टेंशन नाम का जो यहाँ पे फिनोमेनन है वो समझ में आएगा। सपोज ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस, मैं जब सपोज ये मेरे पास ग्लास है, ये ग्लास को मैं जब ऐसा ऊपर से देखूंगा तो मुझे फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड दिखाई दे रहा है ऊपर से। तो सपोज ऊपर से जब मैं देख रहा हूं तो वो ऐसा दिख रहा है। सपोज मैंने ऊपर से इसको हल्के से एक नीडल जो है वो यहां पे रख दी। ये नीडल रखने के बाद अगर वो सिंक नहीं हुई तो जहां पे वो प्लेस्ड है वहां पे आपको ऐसा पार्ट दिखाई देगा, बाकी की तरफ जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेकिन जहां पे नीडल है पूरे सरफेस पे यहाँ पे वो ऐसा आपको दिखेगा, वहां पे जहां पे वो प्लेस्ड है वो ऐसे दिखेगी। अब मैं थोड़ी बड़ी फिगर निकालता हूं, तो यहाँ पे जो नीडल है वो सपोज ऐसी है, तो जहां पे नीडल है आपको वो सरफेस ऐसा दिखेगा, वहां पे जो लिक्विड सरफेस है वो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो नीडल है, जो प्लेस यहाँ पे की है हमने, यहाँ पे ऐसा कर्व सरफेस दिखेगा। तो ये जो कर्व सरफेस है इसको मैंने अगर टेंजेंट निकाली तो वो ये डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पे टेंजेंट निकाल दी तो वो ये डायरेक्शन में आएगी। तो ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है इसको बोलते हैं हम फोर्स ड्यू टू, ये टेंजेंशियल लाइन की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं हम फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसको भी बोलते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये जो हमारी नीडल है इसके हर एक पॉइंट के ऊपर ऐसे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट हो रहे हैं, ये ऐसे ये साइड में, और ये वेट ऑफ द नीडल को बैलेंस कर रहे हैं। इसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होने की वजह से हमारी जो नीडल है वो सिंक होने वाली नहीं है, अंदर जाने वाली नहीं है। तो ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ये जो फोर्स है एक्ट होने वाले यूनिट लेंथ पे, यहाँ पे अगर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉन की ऐसी, ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉन की है इसके यूनिट लेंथ पे एक्ट होने वाला ये जो फोर्स रहता है इसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। ठीक है, वो पार्ट हम सरफेस एनर्जी में भी लेने वाले हैं। तो आपको अच्छी तरह से सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी समझ में आया होगा। तो ये हमारा जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको मॉलिक्यूल ए के बारे में लिखना होगा, मॉलिक्यूल बी के बारे में लिखना होगा, मॉलिक्यूल सी के बारे में लिखना होगा। उसके बाद हमारा जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल्स जो है इसमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं उसको इनवर्ड साइड में पुल करने की कोशिश कर रहे हैं अदर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो, ये पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद हमारे जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स है इनको ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्यों रहती है ये आपको मैंने समझाया। वो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा नहीं रह सकती, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन आने के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मिनिमम होनी चाहिए। वो मिनिमम होने के लिए यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज होने चाहिए। मॉलिक्यूल्स अगर वो पुल हो गए नीचे तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उतनी उनकी जो टोटल नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगी।
तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो गया तो उसकी वजह से हमारा जो फ्री सरफेस है लिक्विड का वो स्ट्रेच हो जाएगा, उसका बिहेवियर जस्ट लाइक द स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन हो जाएगा। और वो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जब उसकी सिचुएशन रहेगी उसकी तरह उसके जैसा उसका जब बिहेवियर रहेगा तब हमारा जो लिक्विड सरफेस है वो अंडर सर्टन टेंशन रहता है, और वो जो अंडर सर्टन टेंशन हमारा लिक्विड सरफेस रहता है उसका हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद का जो सरफेस एनर्जी टॉपिक है वो देखते हैं हम इसके बाद।